बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आपको इंडियन पॉलिटिक्स की एक बड़ी मजेदार खबर बताता हूं जो कल सामने आई। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों का इलेक्शन हुआ। 3 पर वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार में है वो पार्टी जीत गई, उमर अब्दुल्ला की। 1 सीट बीजेपी जीत गई। बीजेपी के पास ये सीट निकालने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे। अब उमर अब्दुल्ला अपनी जीत से जितने खुश नहीं हैं, बीजेपी को मिली 1 सीट से दुखी हैं। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 27 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में 5 वोट उसको एक्स्ट्रा मिले। इन 5 वोटों की बदौलत बीजेपी राज्यसभा की 1 सीट जीतने में कामयाब रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चौथा उम्मीदवार वो हार गया। अब सवाल यह है कि किस पार्टी के विधायकों ने बीजेपी को वोट किया, क्रॉस वोट किया, यह साफ नहीं हो पा रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह शक है, शक क्या मतलब उसका ऑप्शन नहीं है, उनका शक है कि ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और पीडीपी को कुछ मिला था इस बार सर, हाँ, इनके लोगों ने वोट किया होगा। अब वो खुल के पूछ रहे हैं कि मेरी पार्टी के जितने विधायक थे उन सब ने मुझे वोट किया, इस बात का मेरे पास प्रूफ है। वो गद्दार कौन है, वो लोग कौन है और किस पार्टी के हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, सुनिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ ज़रूरी समझता नहीं हूँ उस चीज़ को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाया नहीं हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरा वोट ज़ाया नहीं हुआ है, मेरे इलेक्शन एजेंट ने पोलिंग स्लिप देखी है मेरे सारे विधायकों की। अब वो कह रहे हैं हम जानते भी हैं कौन गद्दार है, लेकिन वो खुद हाथ खड़ा करके कह देंगे साहब हमने चोरी की या हमने गद्दारी की तो वो बेहतर होगा। सर कौन थे ये 4 जिन्होंने बीजेपी का राज्यसभा सांसद जितवा दिया? सर ये जो खेल हुआ है 52, 6, 4 और 7 में हुआ है, मतलब 52 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए, 6 जो है वो कांग्रेस के है, 3 पीडीपी के है, 7 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का भी है। सर आप उसको भी मत भूलिए। एक जेल में था तक, पता नहीं सर, पोस्टल बैलेट तो होता है ना सर, वोटिंग तो हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी में अगर टूट नहीं हुई है तो निश्चित हो सकता है कि जो वोट पड़े 28 के मुकाबले 32 वोट मिले, जो 4 वोट मिले हैं, तो ये तय है कि उसमें से 7 निर्दलीयों में से कुछ टूटे होंगे, कुछ कांग्रेस के लोगों का आत्मा की आवाज पे वोट दिया होगा। सवाल पूछा, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इनका निशाना कौन है? नहीं, मुझे लगता है इनका सीधा निशाना जो है कांग्रेस के ऊपर है। अच्छा। वो इस बात की शक है कि कांग्रेस से जिस तरीके से उनकी नाराजगी चल रही है, अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने कांग्रेस को कोई सीट दी नहीं। राज्यसभा के भी कांग्रेस चाहती थी कि भाई 3 सीटों पे आप ले रहे हो, 1 सीट हमको कुछ मदद करो राज्यसभा के लिए। तो उमर अब्दुल्ला ने कि भाई आपके 6 एमएलए, आपको कहां से मैं राज्यसभा की सीट दे दूं? विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें उनकी मदद नहीं की। वो चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, बोला था कांग्रेस ने कि 1 सीट हमको दे दो। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आपके 6 विधायक है, आप सपना क्या देख रहे हो, मैं आपको 1 सीट नहीं दूंगा। फिर विधानसभा का उपचुनाव जो अभी होने जा रहा है उसमें से 1 सीट वो कांग्रेस मांग रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो खबर यह है कि भाई कांग्रेस से टूटे हुए उमर अब्दुल्ला चूंकि कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए कांग्रेस पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो मन परिवर्तन हुआ है और आत्मा की आवाज में जो वोट दिया है वो कांग्रेस के विधायकों की आत्मा का परिवर्तन हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उसको जेल में जाके उसको सद्बुद्धि आई है तो उसने भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दी होगी। तो ये 4 वोट लिए और आज भारतीय जनता पार्टी को वहां से एक राज्यसभा का सांसद मिल गया है। चलिए ठीक है। इसमें एक चीज जोड़ दूं कि महबूबा मुफ्ती ने इसलिए पहले अनाउंस कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी। मुझे तो मत देंगे तो ऑफिशियली सपोर्ट दोनों को ही दे रहा है, कांग्रेस
कांग्रेस को भी दे रहा है, नहीं, लेकिन PDP को भी दे एनसीपी रहा है। ने बड़ा खेल है, ऑफिशियली तो महबूबा सपोर्ट करने समर्थन की इसलिए बात दिया कि इसकी अंडरस्टैंडिंग है मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि वो बिल लेकर आ रही है विधानसभा में कि जिनको जम्मू कश्मीर में 30 साल हो गए सरकारी जमीन पर रहते हुए, उनको वो जमीन नाम कर दी जाए, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि बाद में अगर सरकार में कुछ हुआ तो उनकी जमीनों पे बुलडोजर चलेगा। तो वो बिल लेके आने वाली है और वो समर्थन के लिए नतीजा ये है फाइनली कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर से बीजेपी को एक राज्यसभा का एमपी मिला। अब बात गोल्ड की। सोने की कीमत इस वक्त 7वें आसमान पर है। अखिलेश जी ने भी कहा था कि आदमी तो एक सोने की लौंग नहीं खरीद सकता आज। बात तो सच है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से के कारण आरबीआई के सोने के भंडार का मूल्य पहली बार $100 बिलियन को पार कर गया है और 102.365 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत के केंद्रीय बैंक डॉलर की बजाय सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं। आरबीआई के पास सोने का भंडार पिछले 6 महीनों में 880 मीट्रिक टन के पार चला गया है और एक नई रिसर्च से पता चला है कि दुनिया भर के देश आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के कारण अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण कई देश सोने को अब सुरक्षित मान रहे हैं और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भी लोग खरीद रहे हैं। भारत में आप देखिए, हमारा एक तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, 702.3 बिलियन डॉलर हुआ, लेकिन इसमें डॉलर की भूमिका घटती जा रही है और 15% इसमें अब योगदान गोल्ड का है। मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है हमारा वो 108.6 बिलियन से पार जा चुका है। तो सर के पास इस पर और डिटेल्स हैं। सर, क्यों खरीद रहा है भारत इतना सोना? सर, ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया भर में ये जो आपने कहा कि जियो पॉलिटिक्स जिस तरह की हुई है, अनिश्चितताएं हुई है, उसके बाद ये बात हुई। उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो दुनिया भर में डी-डॉलराइजेशन को लेकर एक पूरी सोच समझ बढ़ रही है और अमेरिका इस वजह से भी ज़्यादा नाराज है। मतलब वो टैरिफ और ये सब चलाते हैं, डी-डॉलराइजेशन को लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। होता क्या कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है देशों के, सेंट्रल बैंक जिसे रिजर्व बैंक भी सेंट्रल बैंक है, वो लोग करेंसी के मुकाबले में जो गोल्ड रिजर्व खरीदते हैं और दूसरा यूएस के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। यूएस के बॉन्ड्स में वो पैसा लगा हुआ होता है तो उसका एक रिजर्व बना रहता है। अब वो यूएस बॉन्ड में क्या हुआ, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने रूस का बहुत सारा पैसा ब्लॉक कर दिया जो यूएस बॉन्ड में लगा हुआ था। हाँ, अभी किया ना। हाँ। अभी किया। तो उससे दुनिया भर के देशों में और अनिश्चितता हुई कि भाई पैसा हमारा, ट्रम्प साहब का मूड किसी दिन खराब हो गया और वो ब्लॉक कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गोल्ड को मैं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और गोल्ड खरीदे और उसमें फिजिकली अपने पोजीशन में रखते हैं। हाँ, दूसरी बात नहीं, पहले था कि वो यूरोप में और यूएस के बैंक्स में रखा जाता था, इंग्लैंड में भी रखा जाता था, सारा नहीं, काफी कुछ रखते थे, लेकिन अब वो सारे देश भी वहां से भी पैसा अपने वॉलेट में रख रहे हैं। सोना वापस मंगा रहे हैं, क्योंकि हमने भी मंगवाया। हमने तो पूरा बड़ा एक शिप, आपने शायद देखा नहीं, बहुत बड़े शिप में। फिनोमिना सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया भर में। चाइना ने भी किया। चाइना बेहद गोल्ड खरीद रहा है इस वक्त, 225 और अभी हम बहुत पीछे हैं गोल्ड के मामले में। 2022 से अब तक खरीदा है। भारत जो है 57 टन गोल्ड उन्होंने, जो मार्च 2025 में एंड हुआ है ये, वहां पे उन्होंने 57 टन गोल्ड खरीदा। और इसका कारण भी जैसे बता रहे थे विजय जी, इसका कारण है कि आप अपनी करेंसी को सुदृढ़ करना चाहते हैं, आप डॉलर से अगर हटना चाहते हैं और सुदृढ़ करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये जरूरी है। दूसरा एक सिक्योरिटी है, बेसिक सिक्योरिटी, और वो अपने यहाँ पर भी लाभ इसलिए रहेगी, कोई किसी दिन किसी का सोने के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं। नहीं, सोने के दाम तो अलग तरीके से देखिए, भारत में सोने के दाम इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि भारत जो है बहुत कोई सोना मतलब खदानों से निकालता नहीं है। भारत बहुत ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है, मैक्सिमम 90% इंपोर्ट करता है। तो जब भारत में जो है इसकी खपत बढ़ती है तो नेचुरली सोने के दाम। चले अगली खबर, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की। अचानक से पिछले 2-5 दिनों से ये ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई, अलग अलग जगह छपने लग गई कि और इसमें हवाला दिया जाता है सीनियर इंडियन ऑफिशियल, नाम नहीं कोई लेता, उनके हवाले से कि साहब हमारी और आपकी बड़ी अमेरिका की ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है और अब कोई स्टिकिंग पॉइंट बाकी नहीं है, हर मुद्दे पर लगभग हमारे और उनके बीच में सहमति बन गई है। पीयूष गोयल जी गए हुए यूरोप, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, इन्हीं के जिम्मे है इस ट्रेड डील को नेगोशिएशन करना, और वहां इन्होंने जो बातें कही बड़ी वायरल हो गई। इन्होंने वो एक राउंड टेबल डिस्कशन का हिस्सा थे, तो इन्होंने कहा कि देखिए, भारत ना जल्दबाजी में कोई सौदा करता है, ना गुस्से में कोई सौदा करता है, और ना कोई भारत से कनपटी पर बंदूक रखवा करके कोई सौदा करा सकता है। ये तीनों काम भारत नहीं करता। तो ये भूल जाएं आप कि हम अपना हित छोड़कर, अपना इंटरेस्ट छोड़कर दूसरे के दबाव में कोई चीज उसकी मान लेंगे। और आप मुझसे ये भी नहीं कह सकते
कि इससे दोस्ती रखो और इससे दोस्ती मत रखो। तो उन्होंने कहा अगर आप एक्सपेक्ट, जैसे उनसे वहां पूछा गया कि आप लोग, आपके रूस से इतने संबंध हैं, तो उन्होंने कहा कल को आपकी और किसी और देश की लड़ाई हो जाए और वो मुझसे कहे कि मैं आपसे दोस्ती तोड़ लूं, तो मुझे तोड़ लेनी चाहिए। तो जो डट के जवाब दिए हैं पीयूष गोयल जी ने, उसकी बड़ी चर्चा है, सुनते हैं। So they are not in a situation where they want to do suboptimal deals. We'd like to really look at the long term. We recognize that 20-25 years from now will be a $30 trillion economy. And accordingly, we will negotiate based on the future. A trade deal is on the long run. Right. And we have to recognize the future and get the best deal for the country. How do you get that fair trade deal that is long-term looking in an era where you have a gun to your head, you have a deadline, you have to do it quickly because there will be major impacts? And there are also geopolitical concerns. If you don't stop buying this from this other country, then no, you won't do a deal with us. Well, I don't think India has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. सर, जो मैं पहले कह रहा था कि खबरें आ रही हैं कि ट्रेड डील होने वाली है और नवंबर में होने वाली है, ये कह रहे हैं कि कनपट्टी पे रख के तो हम नहीं करेंगे, बंदूक सटाओगे तो क्या होने वाला है? देखिए, पीयूष गोयल विदेश की धरती से बोल रहे हैं और एक प्रकार के इसमें बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। बिल्कुल। और स्ट्रांग मैसेजिंग इस तरीके से है कि ट्रंप का लगभग रोज बयान आ रहा है, प्रतिदिन ट्रंप का बयान आ रहा है, भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा और अंत में खत्म कर देगा। दूसरी बात, हम ट्रेड डील के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। भारत के तरफ से भी ऑफिशियल सोर्सेज से बार बार कहा जा रहा है कि वी आर क्लोज टू निगोशिएटिंग द डील, ट्रेड डील। लेकिन ये स्टेटमेंट जो आया है वो बहुत जिसे कह रहे हैं बहुत चिर प्रतीक्षित ये आया है। लोग ऐसे ही उम्मीद कर रहा था कि इस प्रकार की कोई बातें आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी से लेकर के ये जो ट्रेड वॉर है उस पर भी भारत की क्या राय है वो बहुत स्पष्ट तरीके से कॉमर्स मिनिस्टर ने कह रखा है। और जो आज की जो खबर हमने पढ़ी और उसमें ये था कि सोयाबीन और मक्का ये दो ऐसी चीजें थी जिस पर अमेरिका का बहुत दबाव था कि आप हमसे खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा खरीदिए। उन चीजों को लेकर के भी भारत ने अपने रिजर्वेशंस व्यक्त किए हैं, मना कंप्लीटली नहीं किया है, लेकिन कहा है कि जितनी हमको जरूरत पड़ेगी नेशनल इंटरेस्ट के हिस्से में को ध्यान में रखते हुए हम उतना ही करेंगे। ये भी बोला है कि हम दूसरे फॉर्म में खरीद सकते हैं, दूसरे फॉर्म, प्रोसेस्ड फॉर्म में खरीद सकते हैं, प्रोसेस फॉर्म में खरीद सकते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना ने भी इसी तरह से अमेरिका पे दबाव डाला था, उसने सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिखाई देती है वो वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है कि उसने जो भारत की इकोनॉमी की रेटिंग की है, नहीं रेजिलियंस की जो बात की है कि इस दौर में भी भारत की इकोनॉमी कितनी रेजिलियंट है, ये भी उसने कहा। तो ये सारी चीजें भारत को बल देती है इंटरनेशनल फोरम पे अपनी बात के। अगली खबर सर मैंने आप ही के लिए रखी थी आज शो में, तो उसकी बात बता दूं आपको। कर्नाटक में आपको मालूम है बहुत कई महीने हो गए अब तो विवाद हुआ था, बल्कि इस पिछली सरकार में हुआ था शायद, कि हिजाब पहन के बच्चियां स्कूल नहीं आएंगी, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के या बुर्का पहन के क्लासरूम में नहीं जा सकती। अच्छा, ये मैटर आज तक अदालत में चल रहा है। अब हुआ यह है कि कर्नाटक की सरकार ने ऑफिशियल जवाब केरल सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामे के जरिए दिया है कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट स्कूल में हिजाब पहनने के लिए अगर पहन के आना चाहती है तो हम उसे अनुमति देंगे, और अगर उसे हम रोकते हैं तो यह उसकी निजता पर और गरिमा पर हमला है। वर्ड्स यूज किए गए हैं उसमें, उसकी प्राइवेसी का हनन है, उसकी डिग्निटी का हनन है। और एक अलग फ्रेज वहां मैंने ये पहली बार सुना, उन्होंने कहा कि ऐसी बच्चियों को हिजाब पहनकर पढ़ने के लिए स्कूल में आने देना यह सेक्युलर एजुकेशन है। एजुकेशन भी सेक्युलर होगी सर, आप तो एजुकेशन नहीं रहे जिंदगी भर। देखिए, 90 के दशक में और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में कभी इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन आज के दिन में मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी में भी अब हिजाब पहन करके और तिलक लगा करके लोग आने, और ये लड़कियों की मैं बात आ रहे हैं, आना शुरू कर दिए हैं।
ये जो आइडेंटिटी का सवाल है ना, मतलब ये निहायती, इसके बारे में क्या शब्द प्रयोग किया जाए मैं कह नहीं सकता कि ये किस ओर ले जा रहे हैं। अब इसका रिपरकशंस क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया इस खबर का, इसमें दूसरा पक्ष कौन है इसमें आपको मालूम है? कर्नाटक की सरकार ने जो ये सब कहा, किस दूसरे पक्ष के लिए कहा? वो एक क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल मना कर रहा है कि स्कूल में हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, मैं जानता हूं दुनिया का एक देश है फ्रांस, जिसको कहा जाता है कि सिविक नेशनलिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल है, और उसका है कि आप अपने स्कूल में कोई भी आप अपनी धार्मिक पहचान को लेकर के नहीं आ सकते हैं। हम बच्चों की शिक्षा में ये चीजें नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि इससे आइडेंटिटी जो होता है, कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी, इसको लेकर के कहीं शिक्षक के मन में या विद्यार्थी के मन में आपस में संघर्ष नहीं हो, आइडेंटिटी को लेकर के संघर्ष न हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सेकुलर एजुकेशन के लिए आवश्यक है कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, इस प्रकार के आइडेंटिटी लेकर रहे हैं। बट कांग्रेस गवर्नमेंट इसके पक्ष में है, ये मेन बात देखिए, है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट का सीन इसलिए पक्ष में है कि उसको मुसलमानों के वोट की चिंता है, उसको एजुकेशन की चिंता भी नहीं है, और उसको भारत के सेकुलरिज्म की चिंता भी नहीं है। ठीक है सर, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की चिंता है। अगली खबर साहब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। ट्रंप साहब ने क्या हम यही खबर कर रहे हैं? नहीं तो चेंज करना है तो मुझे बता दीजिएगा पहले। चलिए इसी की बात कर लेते हैं पहले। ट्रंप अभी कह रहे थे कि सर कि ट्रंप ऐसे हैं कि कल को मन में कुछ आ जाए तो आपका जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसी को डुबो देंगे। इन्होंने कनाडा के साथ जो किया वो डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के इतिहास में कहीं उसका सानी नहीं होगा। इनका कनाडा के साथ भी एक ट्रेड डील चल रही है जैसे हमारे साथ चल रही है, और एक दिन रात में डोनाल्ड साहब ने ट्रंप किया अब कोई ट्रेड डील नहीं, कनाडा के साथ ट्रेड डील बंद। $600 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है कनाडा ट्रंप को, कितना बड़ा माल वो बेचता है। तस्वीरें गलत चल रही हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने एक ओंटारियो एक राज्य है कनाडा में, और वहाँ पर जाकर के एक वहाँ की सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, उन्होंने कभी आज से 40-50 साल पहले, और ज़्यादा पुराने होंगे वो तो, तब एक कहीं पब्लिक स्पीच में कहा था कि ये टैरिफ जो लगाते हैं, जो सरकारें टैरिफ लगाती हैं, ये गलत है, इससे ट्रेड वॉर को बढ़ावा मिलता है और महंगाई बढ़ती है, तो टैरिफ्स नहीं लगाने चाहिए अमेरिका को। उस हिस्से का इस्तेमाल कनाडा की एक राज्य की सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट बना करके किया, और वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चलाया कि संदेश साफ था कि ये जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ये गलत है, और ये तो अमेरिका का एक पुराना राष्ट्रपति और बड़ा पॉपुलर राष्ट्रपति, 2 टर्म का राष्ट्रपति, वो इस बात को कहता था। ट्रंप ने वो देख लिया और ट्रंप ने कहा अच्छा, ट्रंप ने इसको ट्विस्ट क्या दिया कि मेरा केस ये सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, और तुम सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए कनाडा एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट चला रहा है ताकि दबाव बने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो हम तुमसे ट्रेड डील नहीं करते, जाओ खत्म। सर इस पर चर्चा, देखिए पहले ही वो नाराज थे, उसको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार थे। ट्रंप साहब का सपना था कि कनाडा को भी एक और राज्य के तौर पर 51वां राज्य वहाँ पर बना लिया जाए, वहाँ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ये टैरिफ और ये सारे मसले पर पूरी दुनिया भर की जो राजनीति है और डिप्लोमेसी है उसमें भूकंप लाने वाले हैं या पूरा का पूरा बदलने वाले हैं। अब किससे इसका फ़ायदा होगा, किसका नहीं होगा, लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, जो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, जो कनाडा जिस तरह से कर रहा है, इससे दुनिया भर के देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और ये बात तो ठीक ही है, जो कल परसों भी शायद हमने चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ बहुत तैयारी हो गई है ट्रंप साहब के, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। और इस तरह के अब ये जो चमड़े के सिक्के चलाने की बात एक ज़माने में हमने सुना करते थे, किसन की बादशाह जो है चमड़े के सिक्के चलाता, तो ट्रंप साहब भी आजकल चमड़े के सिक्के चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मैं उसमें एक बात कह दूं कि पीयूष गोयल जी ने बहुत लंबे समय बाद एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है, और मुझे लगता है ये भारत की जो पॉलिसी है उसमें एक बड़ा बदलाव है अमेरिका को लेकर। अभी तक हम बहुत आराम से कह रहे थे कि ठीक है, जब होगा हो जाएगा, 2-4 महीने लगेंगे, कम होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से पीयूष गोयल जी ने बोला है वो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, और इसको आप टैरिफ बार में आगे देखेंगे कि उसका क्या फ्यूचर बनता है। देखिए बड़ा मुश्किल है, कनाडा के साथ जो ट्रंप कर रहे हैं इनको फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर यही बातें वापस सारे फैसले वापस होंगे। देखिए स्टील आप कनाडा से लेते हैं, एल्युमिनियम आप कनाडा से लेते हैं, यूरेनियम आप कनाडा से लेते हैं, 60% अपना ऑयल इंपोर्ट आप कनाडा से करते हैं।
चले पाकिस्तान के लिए आप देखिए, तालिबान ने वैसे तो सीज फायर कर दिया तालिबान ने, और आज ही तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो तुर्की गए हुए हैं, वहां दूसरे दौर की इनकी बातचीत होने वाली है। लेकिन इससे पहले क्या स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान ने? इस बार गोली से नहीं, पानी से स्ट्राइक किया है। तो तालिबान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की। तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बनाने का इरादा बना लिया है और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर दिया। पाकिस्तान में सिंचाई की और सूखे की संकट जो है वक्त वक्त पर आता रहता है। अब तालिबान के जो कार्यवाहक जल मंत्री हैं मुल्ला अब्दुल लतीफ, इन्होंने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करके बताया है कि अफगानों को अपने पानी के इस्तेमाल का अधिकार है और हम करेंगे। ये जो नदी है ये एक्चुअली ओरिजिनेट तो होती है हिंदू कुश की पहाड़ियों में से और पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है, लेकिन वहां तो आप बांध बना नहीं सकते इतनी ऊंचाई पे। वहां से चली जाती है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर घूमकर पाकिस्तान आती है और इस पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। अब जो सोचे उसके लिए कितनी क्रूशल होगी, और वो तालिबान कह रहा है कि हम इस पर बांध बनाएंगे। अच्छा, हम भी एक हमारी मदद से भी वो एक बांध बना रहा था, लेकिन अब उसने कहा है कि हम अब इसमें देरी भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो अफगानी ठेकेदार हैं, कंपनियां हैं, उन्हीं को इसको ठेका दो ताकि जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो। समीर जी, ये पाकिस्तान के लिए दोहरी जैसा मार हमने है। वो जल बिल्कुल, सिंधु जल संधि पहले का वहां से मुश्किल हो रहा पानी उधर का, तो ये तो पाकिस्तान के लिए मतलब डबल अटैक है। एक तो भारत की तरफ से पानी पहले ही बंद हो चुका है, अब अफगानिस्तान ने कर दिया, और अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई हम ये बनाएंगे तो हमें 45 मेगावाट की बिजली मिलेगी और 1.5 लाख एकड़ जमीन के लिए हमें जल मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अब बुरे दिन शुरू हो गए। अभी अफगानिस्तान से लड़े तो वैसे ही टमाटर 600 रुपये किलो चला गया, वहाँ टमाटर आना बंद हो गया, अफगानिस्तान की तरफ से 12 से जा नहीं रहा। पहले आटा 300 रुपये किलो चला गया था, दुनिया में सबसे महंगा आटा पाकिस्तान में बिक रहा था। तो भारत से लड़ा तो उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। अब वो अफगानिस्तान से लड़ा है तो अब उसको टमाटर के भाव और पानी नहीं मिलेगा। तो बूंद बूंद से तरसता पाकिस्तान के लिए अब संभव होगा, क्योंकि अब भारत ने पानी देने से मना कर दिया, अफगानिस्तान भी रोक देगा। तो पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर अफगानिस्तान ये तय कर लेता है कि वो पाकिस्तान को पानी नहीं देगा, वहां अगर डैम बनाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से और किसानों के लिए मुझे लगता है भुखमरी के दिन शुरू होंगे। हालांकि कहा भी जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ये कोशिश की जाएगी तो हम मरने से बेहतर ये है कि हम अफगानिस्तान को निपटाएंगे। एक तो जी सर, तो आप कंप्लीट कर लीजिए सर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो कहा है पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट का सर एक बड़ी खबर है, लेकिन समय मेरे पास नहीं। बहुत शॉर्ट कमेंट राहुल जी आपका। अभी सिंगापुर में अभी 3-4 देशों के दौरे पर ट्रंप निकले हैं एशिया के, और सिंगापुर में उनकी मुलाकात जो है वो सिंगापुर में या मलेशिया में उनकी मुलाकात जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। तो क्या ये भी बड़ी घटना होगी इस साल? उसको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रंप जो है वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा चीन के साथ जो है रिश्ते ठीक हो जाएंगे, चाइना के साथ जो है हम जो ट्रेड का जो झंझट चल रहा है 150 आपने % उस पर ट्रेड मतलब टैरिफ लगाया हुआ है, तो ये सारा रिजॉल्व होने की। देखिए अमेरिका में बहुत सारा सामान चीन का आता है, बहुत सारा, और मैं ये मानता हूँ कौन सा देश है दुनिया का जानी जाता है? नहीं, यहाँ वहां पे बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे में अगर आप टैरिफ लगाएंगे चाइना जैसी कंट्री पे तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? वहां पर जब टैरिफ की बात होती है तो अल्टीमेटली अभी तो 155% टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने। तो अल्टीमेटली पैसा तो आपके देशों के लोगों को देना है ना। अगर आपने टैरिफ लगा दिया किसी कंट्री पे और सामान आप उससे लेना चाहेंगे तो आपके लोगों को पैसा देना ना उस चीज। अच्छा, अब इसमें दिलचस्पी दुनिया की ये तो बिल्कुल नहीं रहेगी कि ट्रंप क्या बोलेंगे, क्योंकि वो रोज बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं। शी जिनपिंग क्या बोलेंगे उस मीटिंग में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।